हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त 2025 के न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स एंड कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको देती रहूंगी न्यूज़ का, अगर कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अलावा डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो द हिंदू से ही सारी न्यूज़ यहाँ पर ली गई है। ठीक है, सो उससे जुड़े यहाँ पर अब हम सवाल भी देखेंगे। सबसे पहले हम करंट अफेयर देख लेते हैं कि इंडिया चाइना प्लान टू रिज्यूम ट्रेड वाया शिपकिला इन हिमाचल। राइट, तो शिपकिला के बारे में ना हमने एक न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था कि जहाँ पे हमने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में शुरू बात की थी कि जब वो रिज्यूम हुई थी इन डिटेल हमने देखा था कि शिपकिला पास जो है कैसे उस मानसरोवर जैसे यात्रा की जब हम बात कर रहे हैं उसका डिस्टेंस कम कर देगा। राइट, तो अब ट्रेड रिज्यूम के लिए फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट हमारा ये बनता है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट हमारा बनता है कि हमने जो भी कल परसों में ही न्यूज़ डिस्कस की है कि जो लिपू लेक वाला एरिया था या लिम्पिया धरा वाला एरिया था जिसमें नेपाल को इशू यहाँ पर हो रहा था, है ना, कि वो वाले जो एरियाज है, जो टेरिटरीज है वो डिस्प्यूटेड है एंड नेपाल क्लेम करता है वहां पर, है ना, जहां पे हमने ट्रीटी ऑफ सिगौली की भी बात की थी। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, अब सिंस अभी वो एरियाज जो है इंडिया के पास है एंड ट्रेड रिज्यूम किए जाने की यहाँ पे बात की जा रही है, वहां पे उस दिन हमने नेपाल की यहाँ पर जो है प्रतिक्रिया को डिस्कस किया था। बट अब अगर हम देखें तो चाइना जो है इज ऑल्सो विलिंग कि हम रिज्यूम करें ट्रेड को, है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब 3 डेजिग्नेटेड पॉइंट्स शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, ये तीनों की तीनों जगहों से वापस से ट्रेड रिज्यूम होने की बात की जा रही है। शिपकिला के बारे में हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था, लिपू लेक के बारे में हमने परसों वाले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था एंड एक एक्स्ट्रा हमारे पास जो असम वाला पॉइंट आता है दैट इज नाथुला। ठीक है, सो ये सबके साथ अब रिज्यूम होने की बात हो रही है ट्रेड चाइना के साथ आफ्टर द इवेंट्स के। अब जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो इंडिया और चाइना के बीच में बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक कॉन्वर्सेशन जो बंद हो चुकी थी गलवान इंसिडेंट के बाद अब वो वापस से शुरू कर दी गई है एंड ट्रेड को यहाँ पर रिज्यूम करने की बात की जा रही है ना। तो अभी ट्रेड जो है वैसे भी सस्पेंड क्यों हो गया था, मेजरली जो कोविड-19 की वजह से, फिर गलवान इंसिडेंट जो हमारे पास हुआ। तो शिपकिला जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब ये डिस्कशंस के साथ ट्रेड को रिज्यूम किए जाने की बात की जा रही है। आई होप द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर, न्यूज इज क्लियर, है ना, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं था। अब हमें जगहों को देखना है, पासेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो वो आते हैं। सो अब जो प्रीलिम्स में पहले तो हमारे पास 2 वाले टेबल हुआ करते थे, अब हमारे पास 3 सेट ऑफ पेयर्स यहाँ पे दी गए होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली टेबल्स दिए जाते हैं। तो हमें प्रिपरेशन जो है ना उसका लेवल और बेटर करना है, प्रीलिम्स और ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स माउंटेन पासेस एंड स्टेट। ठीक है, कि इमिस लद्दाख, कालिंदी अरुणाचल प्रदेश, कुमजवांग उत्तराखंड, हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। एक पेयर करेक्टली मैच्ड है, वो कौन सा है, इमिसला। इमिसला, ला जहां पे वर्ड आ जाता है हमें ऑटोमेटिकली ना पता लग जाता है कि लद्दाख वाला रीजन है ना। तो इमिसला जो है वो लद्दाख में है। कालिंदी की जब हम बात करें तो वो उत्तराखंड में है, केदारनाथ वाली साइड अगर हम देखें। तो कुमजवांग की बात करते हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इन डिटेल आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि जो इमिस है वो सैडल ऑन इंडिया तिब्बत बॉर्डर है। सैडल क्या होता है, अब जैसे हम हॉर्स को एक तरह से जो सैडल पहनाते हैं, है ना, जिसके ऊपर अब व्यक्ति बैठता है, तो वो सैडल है एक तरह से, मतलब काइंड ऑफ प्लेट्यू रीजन के ऊपर यहाँ पर ये है पास। तो पास का बेसिक सा मतलब क्या होता है, माउंटेन्स के बीच में हमने जगह जो माउंटेन तोड़कर काव किया है। तो उसी तरीके से एक प्लेटो वाला रीजन आ जाता है, 2 माउंटेन्स के बीच में अगर उस जगह को काट दें, उस माउंटेन को काट दें तो सैडल बोला जाता है उसको। बॉर्डर बिटवीन साउथ ईस्ट लद्दाख टू तिब्बत ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ लद्दाख तिब्बत हिमाचल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पढ़नी जरूरी है। कि मैंने पहली चीज़ ये भी रियलाइज की कि अगर मैंने सवाल पूछे भी आपको तो वहाँ पे आपको मैंने सिर्फ स्टेट्स बताई है, तो इन डिटेल थोड़ा सा आपको आइडिया होना जरूरी है। क्योंकि अब जो मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ टेबल वाली बात, कि अब आपको 3 टेबल्स होते हैं, पता होते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर भी देना होता है। कालिंदी की बात करें तो गुप्त काशी एंड साउथ वेस्ट ऑफ केदारनाथ, हाइट आपको यहाँ पर दी गई है। कुमजवांग की बात करें, पासेस इन साउथ ईस्टर्न अरुणाचल, अंजो डिस्ट्रिक्ट बिटवीन इंडिया म्यांमार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर दीपू पास, ईस्ट ऑफ किबती नियर इंडिया तिब्बत म्यांमार ट्राई पॉइंट बिटवीन कुमजवान पास ईस्ट ऑफ क्रोसम, चंदकन पास ईस्ट ऑफ विजयनगर। तो ये काफी ज्यादा आपको डिटेल में बताई गई है बात। लेखापानी पास साउथ ऑफ नदम्फा नेशनल पार्क एंड ईस्ट ऑफ मियाओ, हुफुंग पास, पांगसू पास साउथ ऑफ नपोंग स्टिलवेल रोड। सो ये सारी चीजें आपको इन डिटेल यहाँ पर बता दी गई हैं। देन नेक्स्ट है कि डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडन टेस्ट ऑफ इंडिजिनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। मेडन टेस्ट का क्या मतलब होता है, मेडन बोलते हैं ना कि हम मेडन ओवर हो गया क्रिकेट के अंदर। सो मेडन मीन्स कि सबसे पहला टेस्ट ऐसा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट डीआरडीओ ने यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है इंडिजिनसली, मतलब मोर देन 60% जो अब इसके अंदर यू कैन से कि चीज़ें यूज़ की गई हैं वो इंडिया से ही बनी गई हैं। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसके अंदर अब 3 चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं।
ठीक है, अब वो क्या है, IADWS, दूसरा है QRSAM एंड देन V-SURE-ARTS। ये तीन चीजें यहाँ पर इसमें इंक्लूड की जा रही हैं, जो कि ऑलरेडी हमने यूज की है अभी रिसेंटली हमारे पास जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बट अब इसको इंटीग्रेट करके एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास IADWS, जो कि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इंडिजिनस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के को कंसिस्ट करता है। दूसरा है हमारे पास QRSAM, जो कि एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, अगेन मिसाइल सिस्टम ही है ये। देन V-SURE-ARTS की बात करें तो मिसाइल्स एंड हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। तो जब हम ये लास्ट वाली बात कर रहे हैं ना, जब हम ड्यू की बात कर रहे हैं, V-SURE-ARTS की बात कर रहे हैं, तो ड्यू के केस में हमारे पास क्या ऑपरेशन है कि ये जो मोबाइल है, ठीक है, कि इजीली व्यक्ति ना इसको कंधे पे भी कई बार कैरी करके लेके जा सकता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं अभी ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो शिल्का थी, ठीक है, जो यहाँ पर शॉर्ट रेंज गन्स जो है वो यूज की गई थी जस्ट टू पिन डाउन द UAVs जो हमारे पास आ रहे थे क्रॉस बॉर्डर्स। सो इसके लिए अब आप मल्टीपल तरीके से देख सकते हो कि हमारे पास सबसे बड़ा अगर ओरिजिन है, ठीक है, जैसे हम चक्रव्यूह नहीं बनाते, ठीक है, सो अब एरिया वाइज डिपेंड करेगा कि कहाँ से हमने कैसे टारगेट को स्ट्राइक करना है। लॉन्ग रेंज से देखेंगे, फिर मीडियम रेंज से, फिर शॉर्ट रेंज से। सबसे शॉर्टेस्ट रेंज से हमारे पास ड्यू होगा, मीडियम रेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो V-SURE-ARTS होगा एंड QRSAM होगा एट दी एंड अगर हम देखें, ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आप स्ट्राइक करना चाहते हो। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, बट हम थोड़ा डिटेल में जो खोदेंगे ना इसको। देन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, QRSAM 3 to 30 किलोमीटर्स, क्या इसकी रेंज है। देन V-SURE-ARTS अप टू 6 किलोमीटर्स, DEW अप टू 3 किलोमीटर्स। हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर C, ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। तो अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या था आपको देने का कि जस्ट बिकॉज आपको ये रेंजेस याद हो जाए। ठीक है, QRSAM की बात करें, एंड ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको इन डिटेल बताऊं कहाँ से ली गई है, ये आपको इंडियन एक्सप्रेस में इन डिटेल काफ़ी ज़्यादा दी गई थी। ठीक है, आपका जो न्यूज़ आर्टिकल है वो द हिंदू से है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन इन डिटेल हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस में थी, तो वहाँ से ले ली गई। तो QRSAM की बात करें तो शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, ताकि प्रोटेक्टिव शील्ड हो सके मूविंग अराउंड आर्मर्ड कॉलम्स। ठीक है, रेंज देखें तो 3 to 30 किलोमीटर्स है। देन डिटेल आप खुद पढ़ लेना यहाँ पे। V-SURE-ARTS की जब हम बात कर रहे हैं, 4th जनरेशन टेक्निकली एडवांस्ड मिनिएचराइज्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, अब इसकी अगर हम देखें तो 3 ब्रांचेस हैं आर्म फोर्सेस की, तीनों की तीनों इसको यूज कर सकती हैं। ठीक है, एंड मिसाइल सिस्टम ही है, तो तीनों इसको यूज करेंगी। अब इसका टारगेट देखिए 300 मीटर्स टू 6 किलोमीटर्स के बीच में ये स्ट्राइक कर सकती है। देन ड्यू की बात करें तो चेस फैसिलिटी कंडक्ट करती है, यानी कि चेस फैसिलिटी थी एक जिसने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन लैंड वर्जन ऑफ व्हीकल माउंटेड लेजर ड्यू MK3A। ठीक है, तो अब क्या है ये बेसिकली, अब स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स जब स्ट्राइक करते हैं ना, तो वो एक जगह तो एक सिंगल टारगेट को तो हिट नहीं कर सकते, मल्टीपल टारगेट्स आपके पास एक टाइम पे आ रहे होते हैं। तो व्हाट अबाउट दैट, तो इसकी ही एक आप कह सकते हो कि डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर की गई थी, है ना। तो उसके लिए मेडन टेस्ट के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो रेंज उसकी जो है लेस देन 3 किलोमीटर्स होनी चाहिए, तो ईजिली आप स्ट्राइक इसको कर सकते हो। देन नेपाल ज्वाइंस इंडिया लेड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट 7 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स। तो ये है अब हमारे साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रिस्पेक्टिवली, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट तो क्या ही है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, उसके बारे में आपको इन डिटेल सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 7 बिग कैट्स यहाँ पे कैटेगरी आती है, तो वो कौन सी है 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। तो ये 2023 में अप्रैल 9 में मैसूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे यहाँ पर लॉन्च किया था, क्योंकि इंडिया जो है अब बीइंग अ टाइगर स्टेट, बंगाल टाइगर है, मल्टीपल स्नो लेपर्ड्स भी हमारे पास है ना, तो ये सबकी कंजर्वेशन के लिए एक स्टेप था जो कि लॉन्च किया गया था, है ना। एंड मल्टीपल टाइम्स हम देख रहे हैं कि कंजर्वेशन के जो चीज़ें हैं या कंजर्वेशन के जो इनिशिएटिव्स है वो सरकार टाइम एंड अगेन लेती जा रही है। तो अगर हम IBCA की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन है, 90 बिग रेंज कंट्रीज एंड नॉन रेंज कंट्रीज, ताकि एक इंटरेस्ट है क्योंकि उनका बिग कैट कंजर्वेशन के अंदर, तो उसे अब नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स को उन्होंने जब साइन किया उसके बाद ये अब आप कह सकते हो कि वेलकम किया गया है डिसीजन नेपाल के लिए भी कि आपने इसे ज्वाइन किया है। तो अब स्नो लेपर्ड टाइगर एक कॉमन लेपर्ड जो है लैंडस्केप में अगर हम देखें नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो नेपाल में कौन से यहाँ पे तरह की बिग कैट्स पाई जा रही हैं, बिग कैट अलायंस के तौर पर हमारे पास है स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड कॉमन लेपर्ड इन इट्स लैंडस्केप, जो कि इंडिया के साथ भी ये शेयर कर रहा है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट IBCA ने कॉन्ग्रेचुलेट किया द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है टुवर्ड्स शेयर्ड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इकोलॉजिकल सिक्योरिटी।
ठीक है। सो अब आपको यहाँ पर मेजरली यही चीज बताई गई है। सवाल देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द IBCA? इजिप्ट, नाइजीरिया, युगांडा, म्यांमार। करेक्ट आंसर बनता है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। ठीक है, तो हमारे पास ये फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं IBCA की वेबसाइट पे ही आपको दे दिए गए हैं, यहाँ पर हमारे पास म्यांमार नहीं है। ठीक है, सो आप एक बार इसको पढ़ लेना इन डिटेल। बाकी आपको IBCA के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एंड उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में IBCA की वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसको टेलीग्राम ग्रुप में मैं PDF को अपलोड कर दूंगी एज सुन एज दिस वीडियो गेट्स पब्लिश्ड। देन नागा ट्राइब्स टू बॉयकॉट गवर्नर्स स्वेरिंग इन। सो अब हम नागा ट्राइब्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नागालैंड जिनकी कैपिटल क्या है अब कोहिमा। ठीक है, तो स्टेट्स में 7 सिस्टर्स की जब हम बात करें तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, जस्ट फॉर योर रिविजन। तो वहां पर अभी गवर्नर जो है उनको अपॉइंट किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब उनका नाम क्या है, अजय कुमार भल्ला। तो एडिशनल चार्ज दिया गया उन्हें नागालैंड का ऑन मंडे। ठीक है, मतलब जो कि अभी आज दिया जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट ना, वहां पर अभी रिजर्वेशन को लेके मुद्दे चल रहे हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम नागा ट्राइब्स की बात करें, उनकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे आपको दी गई है। एग्जांपल्स क्या है कि टाइप्स ऑफ नागालैंड के अंदर, नागा ट्राइब्स के अंदर कौन से ट्राइब्स आते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट ना, उनको भी रिजर्वेशन को लेकर थोड़ा सा पॉलिसी चल रहा है, पॉलिसी को लेकर मुद्दा चल रहा है। तो उसको के लिए वो रिव्यू चाहता है, जिसपे सरकार जो है ऑल इन ऑल कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं ले पा रही है। इसीलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है कि उनको इन्विटेशन मिला था अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट सेरेमनी का। ठीक है, या जब वोट टेकिंग सेरेमनी होगी तो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने उसे डिनाई कर दिया है। तो कौन से हमारे पास यहाँ पर अब ट्राइब्स है, अंगमी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन AO, देन फिर सेंडन है, लोथा है, हो है, रेंगमा हो है एंड देन सुमी हो है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, डिनाई किया है इस इन्विटेशन को। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ थी, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। तब हम नागा ट्राइब्स के आपको एग्जांपल्स तो यहाँ पर दे दिए गए हैं ना, और भी ट्राइब्स हैं इसके अंदर, बट मे बी उन्होंने यहाँ पर मना नहीं किया होगा इन्विटेशन को। तो अब उनके कल्चर से रिलेटेड अब हम सवाल देखते हैं। पहला, ट्रेडिशनली वीविंग इज द मेन एक्टिविटी फॉर वुमेन इन ऑल नागा ट्राइब्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है, नागालैंड इज एन एग्रीगेरियन स्टेट विद ओवर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एंड माइंड इट, ये आपको क्वेश्चन जो है आपको NCERT से ही दिया गया है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2। सो कैसे है, ट्रेडिशनली वीविंग जो है मेन एक्टिविटी है वुमेन इन नागा ट्राइब्स। तो अब वीविंग की आर्ट उनको पता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ द वुमेन वहाँ पे माना जाता है। तो उनके शॉल्स एंड मेखला जो है वो डिफरेंट रहते हैं वुमेन एंड मेन के लिए, उनको भी यहाँ पर वीव किया जाता है। एंड कॉमनली अगर हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो झूमिंग को, दैट इज स्लैश एंड बर्न को हम बोलते हैं ना, जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं। एग्रीगेरियन क्यों है हमारे पास, अब नागालैंड की बात करें तो मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन बोल रहे हैं, बट एक्जैक्टली 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रेरियन है वहाँ पे। ठीक है, तो झूमिंग, कल्टिवेशन एंड टेरेस राइस कल्टिवेशन, वेट राइस कल्टिवेशन, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं। एग्रीकेरियन के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर के ऊपर देखें तो अदर प्रिंसिपल क्रॉप्स जो है जिसमें मेज, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन, पोटैटोज, जिंजर एटसेट्रा भी ये ग्रो करते हैं। राइस मेजरली इनकी मेन स्टेपल फूड है नागास की जब हम बात करें, एंड मेजरली वो डिपेंडेंट रहते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। ठीक है, सो ऑल टुगेदर यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई ट्राइब से क्वेश्चन आता है तो हम डिस्कस करेंगे उनकी मैरिज या उनके कस्टम से रिलेटेड में भी क्वेश्चन, है ना, हो सकता है आपको उससे भी पूछा जा सके कुछ। देन इसरो होल्ड्स एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन। सो अब हमने गगनयान मिशन का कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डिस्कस किया था कि इनिशियली सर आप कह सकते हो कि जस्ट मिशन लॉन्च होने से पहले, या गगनयान मिशन का आइडिया क्या है कि वो क्रूड मिशन है। ठीक है, यानी कि विद पीपल वो यहाँ पर जाना जाता है इन द, आप कह सकते हो कि इन द आउटर एटमॉस्फेयर, है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट कि 3 से 4 दिन का जब ये प्लान है कि इसको एक्चुअली में जब लॉन्च किया जाएगा तो वो 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 3 से 4 जो लोग हैं फॉर 3 to 4 days, अगर हम देखें 3 days टू बी एग्जैक्ट, तो जितने भी व्यक्ति, अब सिंस ये मैंड मिशन है या क्रूड मिशन है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट तो उनको लो अर्थ ऑर्बिट में ये अभी घुमाएगा, है ना। तो उसके लिए इनिशियली क्या होगा कि धीरे धीरे अब 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद अगर उनको एटमॉस्फेयर में री एंटर करने की ज़रूरत है ना, सो अब कुछ तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, कुछ पुल भी लगेगा, कुछ पुश भी होगा, है ना। तो उससे अब जो है लोग जो इसका हिस्सा है, इस मिशन का हिस्सा है, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो एक ड्रॉप टेस्ट यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा कराया गया।
ठीक है, सिंस अभी तो ये एटमॉस्फेयर में ही ड्रॉप टेस्ट कराया गया है, उस टाइम पे अगर हम देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि आप थोड़ा सा अर्थ की सरफेस, तो क्या आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर हो गए, है ना, जहाँ पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ को, इसी टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है, ताकि एंट्री, री एंट्री या लैंडिंग वाला जितनी भी रिस्की पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, वो पैराशूट खुलने से लेकर प्रोसेस जो खत्म होने तक का, क्या वो ईजिली सक्सेसफुली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन सभी टेस्टिंग को यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, सो मल्टीपल तरीके से उन्होंने बोला कि जो कैप्सूल है जो कि ड्रॉप होगी उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना हो, ताकि जो लोग जो इस मिशन का हिस्सा है उनके ऊपर इंपैक्ट ना पड़े। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट गगनयान मिशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब आपका सवाल जो हम इसरो के बारे में पूछेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि इसरो वॉज प्रीवियसली द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार। सेकेंड, चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन इज द एपेक्स बॉडी दैट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई कि इसरो जो है स्पेस एजेंसी है इंडिया की। ठीक है, अब साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी हार्वेस्ट करने के लिए बेनिफिट्स ऑफ द आउटर स्पेस इंडिया ने शुरू किया था इसरो को। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये एग्जीक्यूट करता है इंडिया की स्पेस प्रोग्राम को थ्रू वेरियस सेंटर और यूनिट विद इसरो। ठीक है, तो ऑल टुगेदर इसको प्रीवियसली इनकोस्पार बोला जाता था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था 1962 में। ठीक है, अब विक्रम ए साराभाई इसके प्रोपोनेंट थे, आप मेजरली कह सकते हो। अब इसरो को बनाया गया 1969 के अंदर एंड सुपरसीडेड इनकोस्पार। ठीक है, तो जब आपको इसरो की एस्टैब्लिशमेंट की बात आए तो आप 1969 ही लिखेंगे वहां पर। ठीक है, कि सिंस ये इनकोस्पार था पहले तो 1962 वो था। ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर कंफ्यूज मत होना अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी कह रही थी कि जो चेयरमैन है क्या वो एपेक्स बॉडी है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है द एक्टिविटीज ऑफ इसरो जो है गाइडेड है बाय इट्स चेयरमैन, जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी होंगे एंड चेयरमैन भी होंगे ऑफ स्पेस कमीशन, जो कि एपेक्स बॉडी है जो फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज एंड ओवरसी करती है implementation of the Indian space research और या research programs या Indian space programs. So with respect to that हमारी second statement भी correct हो जाती है। ठीक है, then India's Asian routes help anchor cruise hub goal. तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली 1-2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब विद रिस्पेक्ट टू द क्रूज मिशन लॉन्च किया था, क्रूज मिशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसका, है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट तो एशियन इंडियन क्रूज डायलॉग जो है इंडिया के साथ, अब एशियन नेशंस ने एक डायलॉग किया है, बातचीत चल रही है कि आप अपने क्रूज सिस्टम को क्यों नहीं बेटर कर सकते। दैट विल हेल्प, सिंस इंडिया की अगर हम बात करें तो मोर देन 7500 जो हमारे पास किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। ठीक है, एंड अगर हम एशियन नेशंस की ऑल टुगेदर अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास कोस्ट लाइन एग्जिस्ट करती है क्यूमुलेटिवली। ठीक है, सो अब उसमें से 7500, क्योंकि सिंस एशियन नेशंस है उसमें से 7500 अगर हम बात कर रहे हैं किलोमीटर्स जो है वो क्रूज या कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया के पास भी अवेलेबल है। तो इंडिया क्यों ना अपने जो क्रूज सिस्टम को बेटर करे। क्रूज क्या होती है, छोटी शिप होती है, टूरिज्म के लिए बेसिकली प्रमोट होती है। तो अब आप कह सकते हो कि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी इंडिया जैसे स्पेशल ट्रेन्स निकालता है कल्चरल हेरिटेज को दिखाने के लिए, वैसे क्रूज मिशंस को क्यों नहीं करता, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपके पास इनलैंड वाटरवेज भी अवेलेबल हैं। सो क्यों ना आप डोमेस्टिकली उस क्रूज मिशन को डेवलप करो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका टूरिज्म सेक्टर भी बेटर होगा एंड ऑल टुगेदर आपकी इकोनॉमी भी बेटर होगी एंड उसके अलावा जितने भी टूरिस्ट हैं वो आना भी चाहेंगे। तो आप एक तरह से और चीज़ों को भी यहाँ पे फर्दर प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, कि आपको हो सकता है डोमेस्टिकली या GI टैग्स वाले, क्योंकि अब टूरिस्ट का जो फुटफॉल है अगर वो बढ़ता है तो GI टैग्स वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे या मल्टीपल सर्किट्स को अगर जोड़ा जाएगा, इंडियन वाटरवेज की भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपकी अर्निंग्स ऑल टुगेदर बेटर होंगी। तो आप मल्टी सेक्टोरल तरीके से यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सो अब आपको एशियन नेशंस की बात यहाँ पर बताई गई है, कौन से नेशंस है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडिया तो एक ही साथ है, देन मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम एज वेल एज तिमोर लेस्टे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 25 मेजर सी पोर्ट्स एंड अ कंबाइंड कोस्ट लाइन ऑफ 1 लाख किलोमीटर्स। तो इंडिया के साथ बेसिकली ये कोलैब भी करना चाहते हैं कि इंटरनेशनली अगर आपको प्रमोट करना है अपने क्रूज मिशंस को, कि हम आपको अपने पोर्ट्स का एक्सेस दे देते हैं क्रूज के लिए। तो डोमेस्टिकली भी आप इस चीज़ को शुरुआत के लिए कर सकते हो, बट आप इंटरनेशनल लेवल पे जो अब 1 लाख किलोमीटर की कोस्ट लाइन है ऑल टुगेदर, जिसपे 25 मेजर पोर्ट्स पड़ते हैं ऑफ एशियन नेशंस, आप उसको भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो अब ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो USA की है उसने ये डेटा
डेटा पब्लिश किया था, ठीक है। सो अब उसी को यूज करते हुए कि इन एडिशन 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया की है, खुद की इनलैंड वाटरवेज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो एशियन कंट्रीज जो है विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज इन क्रूज टूरिज्म फॉर इंडिया। तो टोटली अगर हम देखें तो मार्केट साइज इसका 7.1 बिलियन डॉलर्स है, यूएस डॉलर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि आप इतना कमा सकते हो, कितना पॉकेट साइज में दिख रहा है आपके पास, ठीक है। एंड इज प्रोजेक्टेड कि 12.1% से ज्यादा आप यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास जॉब भी आएगी, वेरियस सेक्टर्स में आप ग्रो कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, एग्रीकल्चर, रिटेल एंड व्हाट नॉट, है ना। तो इसीलिए तो मैरीटाइम इंडिया विजन जो 2030 है उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड अ फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाया था एंड प्रिडिक्ट करता है कि इंडियन क्रूज टूरिज्म मार्केट जो है वो 8 टाइम्स लार्जर देन हो सकती है इन द कमिंग ईयर्स बाय द टाइम। अभी के करंट के हिसाब से अगर हम देखें, करंट पीरियड में जितना है वो उससे 8 टाइम्स यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अब फ्लैगशिप क्रूज भारत मिशन जो है उसे भी लॉन्च किया सरकार के द्वारा 2024 के अंदर, जो कि अब पोजीशन ऑफ इंडिया को एज अ लीडिंग ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब की तरह देखती है, ठीक है। कि ब्रॉड स्ट्रैटेजी हाई पोटेंशियल क्रूज टूरिज्म सेक्टर को क्यों ना अब हम एक्सेस करें या हार्वेस्ट करना यहाँ पर या हार्नेस करना शुरू कर सके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी एंड बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके की डेवलपमेंट एरियाज होंगे, लुक्रेटिव रूट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके एंड रेगुलेशंस या उस तरह का इन्वायरमेंट बनाया जा सके। देन अंटिल नाउ ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट क्रूज टूरिस्ट, यहाँ पर जो क्रूज टर्मिनल्स हैं वो तो ऑलरेडी है, उनमें से कौन से हैं, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऑलरेडी रन कर रहा है। डोमेस्टिक ऑपरेशंस के ऑपरेटर्स की तरह अगर हम बात करें तो कॉर्डेलिया है जो कि शॉर्ट क्रूजेज टू गोवा एंड अलीबाग यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। केरला में समुद्रिका एंड सागरिका टर्मिनल्स ऑलरेडी है जो कि मैनेज कर रहा है कोची पोर्ट, एंड जो पहला वाला हमारे पास जो समुद्रिका है वो मैनेज कर रहा है सर्विसेज डोमेस्टिक क्रूजेज एंड लैटर हैंडल्स है इंटरनेशनल क्रूजेस, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर चीज़ें हैं। तो 2025 में फर्स्ट फॉरेन क्रूज शिप जो थी वो यूरोपा थी, वो सागरिका पे, ठीक है, जहाँ की अब हमारे पास केरला के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल की गई थी। तो अब उन्होंने ये बोला कि 2022 के बाद या पहले वाले ज़माने के अलावा जो क्रूज शिप होती थी वो बहुत छोटी होती थी, बट अब जो हमारे पास क्रूज शिप्स की अवेलेबिलिटी, अगर हम उनका साइज़ देखें ना तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ जो टनेज वाली हमारे पास यहाँ पर शिप्स अवेलेबल हैं जो कि क्रूज के पर्पस के लिए यूज की जा सकती हैं, जिसमें 7000 पैसेंजर्स एंड 2000 क्रू मेंबर्स कैन ट्रैवल एट द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब लार्जेस्ट वन यानी कि आइकन ऑफ द सीज जिसका नाम है, अगर आप उसको इंस्टॉल करते हो तो आप इतने लोगों को एक टाइम पे केटर कर सकते हो, ठीक है। तो डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स बनाने की आपको जरूरत है, ऑपरेशनल यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से आपको रखने की जरूरत होगी। बट यही चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं कि एशियन नेशंस जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती हैं। पहली चीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रूज भारत मिशन। पहला, क्रूज भारत मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन 2024, आई गेस मैंने आपको बता दिया। करंटली इंडिया हैज 10 मेजर पोर्ट्स हैविंग क्रूज टर्मिनल्स, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। जिनमें से 2 या 3 के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो क्या वो 10 मेजर पोर्ट्स है जहाँ पे क्रूज टर्मिनल्स ऑलरेडी अवेलेबल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। 2024 में इसे लॉन्च किया गया था, 29 नवंबर को ये पीआईबी का आपको आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। बट यहाँ पर 6 मेजर पोर्ट्स की बात की जा रही है जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मार्मुगांव पोर्ट इन गोवा, न्यू मैंगलोर पोर्ट इन कर्नाटका, कोची पोर्ट इन केरला, देन मुंबई पोर्ट इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई पोर्ट इन तमिलनाडु। क्रूज भारत मिशन जो है टारगेट कर रहा है कि जो टूरिस्ट है 2029 तक 10 लाख हो जाए, ठीक है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ क्रूज के रिलेशन में मैंने बात की है आपसे कि जहाँ पर हमारे पास 6 मेजर पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो अब ऐसा ना हो कि कोई कमेंट करके मुझे बोले कि मैम हमारे पास ऑलरेडी मेजर पोर्ट्स बहुत सारे हैं, आप 6 मेजर पोर्ट्स कैसे बता रहे हो और 10 मेजर पोर्ट्स की कैसे बात कर रहे हो। सो विद रिस्पेक्ट टू क्रूज मिशंस की बात कर रहे हैं कि क्रूज के लिए अभी हमारे पास ऑटोमेटिकली कितने मेजर पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। देन नेक्स्ट, बिल्स टू स्टीयर वॉयज टू अमृत काल। तब इस बार जो मॉनसून सेशन हुआ पार्लियामेंट के अंदर, बहुत सारे बिल्स इसमें पास हुए, ठीक है। अब यहाँ पर क्रूज वाले मिशन के अलावा अगर हम सीज वाले पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो 5 ऐसी की लेजिस्लेशंस थी जिनको या तो अभी असेंट मिलना है या असेंट मिल भी चुका है। तो उसके बेसिस पे अब डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पे ये आर्टिकल आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है कि क्या क्या यहाँ पर उसमें कवर किया गया। सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि मर्चेंट शिपिंग बिल है, इंडियन पोर्ट्स बिल है, कोस्टल शिपिंग एक्ट है, प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिल गया है, ठीक है। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट है एंड बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट है, उनको भी प्रेसिडेंट यहाँ पर असेंट मिल गया है। इसके अंदर 5 नहीं तो एटलीस्ट 3 या 4 आपको यहाँ पर बताई गई हैं जो मेन थी, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आत्मनिर्भर सीज जो है वो मर्चेंट शिप
शिपिंग एक्ट 2020-25 के बारे में बताया गया कि आत्मनिर्भरता के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। इसमें सबसे पहले ये वाला एक्ट है। उन्होंने बोला कि बहुत सारी जो लेजिस्लेशंस है ना, उसकी वजह से या लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है इसकी वजह से बाकी जो इंडिया के जो डोमेस्टिक यहाँ पर लोग हैं या जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन हैं वो भी इस चीज़ के अंदर इनकलकेट यहाँ पर नहीं होना चाहते थे, इंक्लूड नहीं होना चाहते थे। बट अब जो फॉरेन नेशंस एफडीआईज को हम जो है अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लेजिस्लेशन अब हमें कम करनी पड़ेंगी, है ना। तो उसे अब आप कह सकते हो कि कोई भी अगर आप इंटरफेस बनाते हो, ठीक है, इंटरफेस बनाते हो, जैसे कि iOS की बात कर लेते हैं, एप्पल की बात कर लेते हैं, है ना, तो उनका इंटरफेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली होगा तभी लोग उसे ऑप्ट करेंगे, ठीक है। वेयर एज अब लेजिस्लेशंस अगर कोई भी व्यक्ति या बिजनेसमैन फ्रेंडली होंगी या इन्वेस्टर फ्रेंडली होंगी, लेजिस्लेशंस मतलब लॉज, तभी तो है लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। किस तरह का, या तो उनको रिबेट मिले, लाइसेंसेस में कुछ चीज़ों को यहाँ पर कमी देखने को मिले, यहाँ पे कहीं पे स्ट्रिक्ट लॉज है तो क्वालिटी चेक उस हिसाब से हो, है ना। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से यहाँ पर जो रूल्स है उसके अंदर चेंजेस लेके आने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला मर्चेंट शिपिंग जो एक्ट है 2025 का एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है ताकि मैरीटाइम अमृतकाल विजन है 2047 का वो अचीव किया जा सके। कैसे कि जो मैरीटाइम रेगुलेशन है यहाँ पे इन लाइन विद द इंटरनेशनल, आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि उसको यहाँ पर फॉलो किया जाए, ठीक है। तो लॉ का यहाँ पर मीनिंग क्या है, या ये लॉ बेसिकली क्या कह रहा है कि टनेज जो है वो बढ़ा दी जाए अंडर इंडियन फ्लैग, ठीक है, एंड रिड्यूस किया जा सके डिपेंडेंस ऑन फॉरेन वेसल्स, एंड इंडिया की इमेज एज रिलायबल शिपिंग जुरिस्डिक्शन के अंडर कंसिडर की जा सके, ठीक है। इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो इंटरनेशनल रेगुलेशंस को अब हमने अपनाया है, यहाँ पर एक्सपैंड किए हैं ओनरशिप टू कैटेगरीज, जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्टर्ड वेसल्स इन इंडिया, जो कि अब सेगमेंट है जहां पे मतलब जो टैप करना चाहता है इंडिया इस टाइम पे, वाइल क्वालिटी ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ सी फेयरर्स विल क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज अ होल। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो एक्सपैंडेड कैटेगरीज के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो चार्टर्ड वेसल्स, स्पेशली अगर हमारे पास चार्टर्ड एयरप्लेन्स होते हैं तो चार्टर्ड वेसल्स विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, तो उनके लिए भी अब यहाँ पर टैप इन करना चाहता है इंडिया, ठीक है, कि अब हम फॉरेन वेसल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे, अपनी जुरिस्डिक्शन को और सेफ बनाएंगे, एंड जितने भी शिप्स जो हैं वो खुद के हों ताकि फॉरेन वेसल्स पे अगेन रिलायबिलिटी जो है हमारी कम हो जाए, खुद से हम सारी चीज़ों को बनाना शुरू करें। तो क्रूशियली ये मैंडेट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं कि वो इकोसिस्टम को सैल्वेज ना कर पाए। दूसरी चीज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नेविगेशन को लेकर, ठीक है, देन प्रिवेंशन मेजर्स फॉर मरीन पोल्यूशन, स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज ओवर ऑयल स्पिल्स, ये सब कुछ इसके अंडर आता है। एंड कौन सा हमारे पास ये एक्ट है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, कि मर्चेंट की भी लाइबिलिटी यहाँ पे ऑयल स्पिल्स को लेकर अब होगी, है ना। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दिस इज अबाउट मेकिंग इंडिया नॉट जस्ट सेल्फ रिलायंट इन शिपिंग बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर इन ग्लोबल सीज, ठीक है। दूसरा है इंडियन पोर्ट्स बिल, जो कि पोर्ट्स को क्या बोला गया, गेटवेज टू इंडियाज मैरीटाइम इकोनॉमी बोला गया, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेड बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो इंडिया का पोर्ट्स के थ्रू यानी कि सी रूट के थ्रू ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब न्यू इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 इस्टेब्लिश करता है कि ऐसा फॉरवर्ड लुकिंग फ्रेमवर्क बनाया जा सके ताकि पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सके, डेटा ड्रिवन हम प्लानिंग करें एंड इंटीग्रेट कर सके इंडिया को ग्लोबल कमिटमेंट्स के साथ ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम कमिट यहाँ पर करना चाहते हैं। एंड एक्ट जो है वो ये मैंडेट करता है कि लॉन्ग टर्म एविडेंस बेस्ड प्लानिंग हो सके, डेटा हमारे पास प्रॉपर हो, रिक्वायर करता है पोर्ट्स की वो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हो वहाँ पर, एंड रिसेप्शन फैसिलिटीज हो फॉर वेस्ट, एंड क्रिएट करे सी मैरीटाइम बोर्ड्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज। तो एक नेशनल वाइड मैरीटाइम सिंगल विंडो सिस्टम जो है जहाँ पे सेंट्रलाइज पोर्ट रिलेटेड डेटा जो है अपलोड किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि जितने भी हमारे पास मेजर पोर्ट्स हैं उनके लिए, अब सपोज कीजिए ऐसे है कि मेजर पोर्ट्स जितने भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उनको एक इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ऑपरेट कराया जा सके कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑलरेडी हमारे पास एक बैकअप यानी कि प्लान भी एग्जिस्ट करे, ठीक है, जो चीज़ अभी के लिए मुश्किल है, ठीक है। सो अब कोस्टल स्टेट जो है उनको एम्पावर किया जाएगा, ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है कि स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स बनाएं वो, एंड यूनिफॉर्म एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस अक्रॉस 12 मेजर एंड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स के थ्रू ली जा सके। तो ये बिल ये भी आपको बोल रहा है कि कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए
सक्सेसफुल तरीके से उसे जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाया जा सके। इम्प्रूव ट्रेड डेटा, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है एक लॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ये बिल उसी के ऊपर, या अभी के लिए एक्ट अगर हम देखें उसी के लिए होप करता है एंड उसी की इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो एक्सेलरेटेड पोर्ट कैपेसिटी ग्रोथ लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स पे होगी। इम्प्रूव्ड ट्रेड कनेक्टिविटी, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड जॉब क्रिएशन होगी। तीसरा आपका जो एक्ट है वो ये कह रहा है कोस्टल शिपिंग एक्ट कि रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, प्रमोटिंग सस्टेनेबल जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, बूस्टिंग इंडियाज डोमेस्टिक शिपिंग, ये सारी चीज़ें हैं। बट इसके अंदर एडिशनल क्या है कि एग्जेम्प्ट करता है लाइसेंसिंग जो कि अब रिक्वायर्ड होंगी फॉर दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। अलाउ करता है कि कार्गो मूवमेंट थ्रू इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स ही हों। तो अब उनके लिए अब क्या करेंगे लोग, अब कोई भी कार्गो जो है उन्होंने भिजवाना है, सपोज कीजिए कि ए कंट्री यहाँ कहीं एग्जिस्ट करती है, उन्होंने सी के थ्रू यहाँ पर इंडिया में सामान भेज दिया अपनी शिप से, है ना। अब इंडिया के पास यहाँ पे वेसल्स ऐसी अवेलेबल होंगी कि फर्दर इनको इस साइड पर सामान भेजना है, ठीक है। सो वो क्या करेंगे कि इंडियन वेसल्स में सामान वहाँ पर छोड़ देंगे, सिंस अब लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ्रीली वो सामान वहाँ पहुँच जाएगा एंड कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करवाई जाएगी। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं एंड इतना यहाँ पर डिटेल में इतना घुसने की जरूरत नहीं है अगेन, बट मैं आपको सिर्फ बता रही थी मेजरली क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सारे जो हमारे पास एक्ट्स हैं या जो लेजिस्लेशन पास किए जा रहे हैं इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ठीक है। अब ऑल टुगेदर हमारे पास अमृतकाल यानी कि 2047 तक इंडिया को फुली यहाँ पर सेल्फ रिलायबल बनाने की बात की जा रही है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसे बनाया गया। देन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लेजिस्लेशंस एंड प्रोविजंस, कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 ऑयल स्पिल्स, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 पोल्यूशन कंट्रोल, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइसेंसेस। हाउ मेनी पेयर्स यूजर आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम, ठीक है। तो कोस्टल शिपिंग एक्ट जो है वो एग्जेम्पशन दे रहा था आपको लाइसेंसेस से। मर्चेंट शिपिंग एक्ट स्पेसिफिकली ऑयल स्पिल्स के लिए स्ट्रिंजेंट यहाँ पे प्रोविजंस बनाना चाहता है। इंडियन पोर्ट्स एक्ट पोल्यूशन कंट्रोल की बात स्पेसिफिकली करता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास ये अब आपको PEW सर्वे के अकॉर्डिंगली कुछ एक छोटी सी चीज़ बताई गई है कि इंडिया लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, कि कौन सी कंट्रीज जो कि अब डेवलपिंग नेशंस भी हैं या बिग 9 कंट्रीज जो हैं उनके बेसिस पे बिग 9 कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू देयर GDP, ठीक है, इन्होंने ये सर्वे कंडक्ट कराया है। सो अब उन्होंने ये डिफरेंट कंट्रीज़ में आप ये टेबल पढ़ लेना, ठीक है, इन डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें मत पढ़ना, ये टेबल को एक बार ओवरव्यू कर लेना कि कौन सी कंट्री में स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ें, यानी कि स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, कंडीशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, टेररिज्म, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन नेशंस के अंदर कितने प्रतिशत लोग जो हैं जिनके अकॉर्डिंगली सर्वे कराया गया है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा मेजर जो रीज़न इस टाइम पे थ्रेट या ग्लोबल थ्रेट क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये टेबल पढ़ लेना, बाकी सारी चीज़ें इररिलेवेंट है, मत देखना, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना अपना। देन व्हाट इज़ द न्यू बिल टू रिमूव PM CM एंड मिनिस्टर्स, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन एडिशन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ केस लॉज दिए गए हैं, लिली थॉमस का केस हो गया, इलेक्शन कमीशन वाला केस हो गया, आपके जो लेजिस्लेशन है वहाँ पे वो एडिशनली ऐड किए गए हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा इंडिया अंडर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ डीलिंग विद इन्वेजिव स्पीशीज़, तो आपको इन्वेजिव स्पीशीज़ पता होने चाहिए, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, ठीक है। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ में आपको यहाँ पर फ्लोरा के केस में, फौना के केस में पता होने चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। तो थोड़ा इसको एक बार लाइट रीडिंग दे देना, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हमारे पास या कोई कोड एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, ठीक है, वो कैसे ऑपरेट करेगा या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है या वे फॉरवर्ड क्या है। जस्ट लाइट रीडिंग, नथिंग मच, ठीक है। तो एक बार इसे पढ़ लेना। So in case if you're preparing for UPSC prelims 2025, ठीक है, so we have an ongoing batch, टाइम एंड अगेन मैं ये अनाउंसमेंट करती हूँ जहाँ पे आपकी कवर होगी यहाँ पे प्रीलिम्स के अलावा मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की सारी तैयारी, ठीक है। तो वी हैव एन ऑनगोइंग बैच विद रिस्पेक्ट टू दैट। कोई भी इंक्वायरी है तो आप 1800-890-3043 पे कॉल भी कर सकते हैं जो कि एक टोल फ्री नंबर है, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल करके भी क्वेरी पूछ सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स तो आपके पास अवेलेबल है ही। So that is all from my side today. Thank you so much.